इवेंट्स है। भावलपुर जो हमारे इस वक्त एक पंजाब का हिस्सा है, वो किसी जमाने में रियासत होती थी क़याम पाकिस्तान से पहले, और बड़ी दिलचस्प रियासत थी। उसका अपनी फौज थी, अपना कल्चर था, अपने महल थे, वो अभी भी लोग बड़े शौक से देखते हैं। और वहीं पर बड़े एजुकेशन के और कल्चर के बड़े दिलदादा थे, जो नवाब खानदान था जो हुक्मरान थे रियासत भावलपुर के। तो वहाँ से कुछ ताल्लुक था हमारी एक राइटिंग क्लास की स्टूडेंट का, रफिया काशिफ, और उन्होंने एक सच्ची कहानी के ऊपर बेस करके, नॉट एग्जैक्टली द स्टोरी ऑफ वन ऑफ द नवाब्स, लेकिन इंस्पायर्ड बाय और बेस्ड ऑन स्टोरी ऑफ वन ऑफ द नवाब एंड हिज लव अफेयर विद ए कॉमन पेजेंट गर्ल। तो ये मैं राफिया काशिफ को कहूँगा कि वो आए और हमें ज्वाइन करें और हमारे सामने ये अपनी जो है कहानी पेश करें। सो ओवर टू यू राफिया। कहानी का नाम है मेरा इश्क भी तुम। पहला मंजर, रियासती जेल का मंजर। और गुलाम रसूल और शिद्दे, नवाब साहब आ रहे हैं, सफाई करो जल्दी जल्दी, इन कैदियों की भी कतारें बनवाओ। लोग सलाम करते हैं, नवाब साहब जेल का जायजा लेते हैं। सीधा खड़ा हो बे, दावत पर आया है क्या? एक औरत कैदी जो स्याह लिबास और बड़ी सी चादर ओढ़े दीवार की तरफ मुंह किए बैठी है। अड़ी बारा, देख कौन अंदर पे आई, आते सलाम कर। तू असा को सलाम क्यों नहीं करेंदी? रियासत दे सरबराह दी बेअद भी क्यों करेंदी है? मैं इस कायनात दे रियासत दे सरबराह दे हुजूर हाजिर हां। नवाब साईं जिदे अगे तुसा भी सजदा कर दियो। गामन एक रिवायती सहराई देहातन है। घेरदार लंबी फ्रॉक पहने वो घूंघट लंबा किए खड़ी है। चेहरे से कपड़ा हटा छोड़िए, कौन है जो डूडू कत्ल करते इस शान नाल बैठी है? गामन नवाब के करीब आती है, चेहरे से चादर हटाती है। उसके खूबसूरत चेहरे की चमक से नवाब साहब मबहूत होकर रह जाते हैं। गामन की निगाहों में एक बगावत है और होठों पर एक बेबाक मुस्कुराहट। तू वाकई कत्ल कीता है? हाँ नवाब सही। पर क्यों? एक जनानी ते कत्ल नहीं कर सकती? ए हथ फसलां दी कटाई भी कर सकते हैं, जख्मां ते मरहम भी रख सकते हैं, ते जे कोई बदबख्त दी इज्जत ते हथ पावे उदा गल भी घुट सकदी। जेलर गामन को ले जाते हैं। नवाब साहब शशदर खड़े रह जाते हैं। दूसरा मंजर, नवाब साहब अपनी महल वापस तो आ गए, पर उनका दिल वहीं रियासती जेल में रह गया। गामन का सरापा, उसका मशहूर कुन हुस्न, उसकी रूह के अंदर उतर जाने वाली निगाहें नवाब साहब को दीवाना कर रही थी। बेकरार होकर उन्होंने गामन को बुलवा भेजा। तीसरा मंजर, रियासती जेल। और गुलाम रसूल, नवाब साईं का हुक्म आया है, इस गामन को बुलवाया है महल विच, जाके उन्हों के तैयार हो जावे ते नाल ओदी तलाशी ले लें, किते कोई हंजर ना लुकाया होवे हिक दे अंदर। एहलकार हाँपता हुआ आता है। सरकार, सरकार, ओ गामन की गई गल है, अड्डा घबराया क्यों है? साईं, ओ गामन जेल विच नहीं है। की बकवास करना पे आए? ढूंढो ढूंढो कहाँ गई? अभी के अभी वो ना मिली तो नवाब साहब तुझको भी टांग देंगे और मुझको भी। सुबह से शाम हो गई, गामन का कुछ पता न चला। सब हैरान थे कि इतना मजबूत पहरा तोड़कर वो चली कैसे गई। उधर महल में नवाब साहब गामन की राह देख रहे थे। चौथा मंजर, नवाब के दरबार का मंजर। कैसे हुआ ये? कहां मर गए थे तुम सब? एक जनाना कैदी तुम्हारे कैद खाने की दीवारें फलांग कर निकल गई। सरकार, वो कोई मामूली औरत नहीं, कातला है। आप फिक्र न करें, बहुत जल्द से ढूंढ कर साईं के सामने पेश करूंगा।
दो दिन में वो ना मिली तो तुम्हारा सर कलम कर देंगे हम। और हाँ, उस रोज पहरे पर जितने एहलकार थे सबको बंदी बना लो, बेड़ियां डाल दो उनके पैरों में। नवाब के लिए किसी औरत को बीवी या कनीज बनाना कुछ मुश्किल ना था। इलाके के बासर अफराद भी अपनी बेटियां नवाब के निकाह में देना एजाज समझते थे, लेकिन यहाँ मामला जरा मुख्तलिफ था। गदोकों के एक जफाकश कबीले की एक कातिला को नवाब साहब न सिर्फ अपनी मनकूहा बनाना चाहते थे, बल्कि वो तो उसे दिल ही दे बैठे थे। उन्हें गावन से मोहब्बत हो गई थी, और यूं भी वो अपने इर्द गिर्द जेवरात से लदी फंदी हुक्म की गुलाम औरतों को देखकर ऊब चुके थे। हुक्म की गुलाम खिदमत गुजार बीवियों को देखकर उन्हें गामन और ज्यादा याद आती। वो हर चीज से दिल बर्दाश्ता हो गए थे, यहाँ तक कि उमूर सल्तनत में भी कोई दिलचस्पी न लेते थे। किले में एक वहशत का समा था। नवाब साहब या तो अपने कमरे में तन्हा रहते या ख्वाजा साहब की खानकाह पर बैठे रहते। रियासत के वजीर, नवाब साहब की वालदा इस सूरत हाल से बेहद परेशान थे। ए इश्क नहीं सर्रो है, ए इश्क नहीं सतो है, दुखी सोलीदा अंबो है, दुखी सोलीदा अंबो। 5वां मंजर। वालदा नवाब से बात करने उनकी ख्वाबगाह में आती हैं। एक कमी औरत के लिए तू अपनी माँ को भूल गया? ऐसा क्या है उसमें कि रियासत के काम काज में भी दिलचस्पी छोड़ दी है? इतनी ताबेदार खादमाए किले में मौजूद हैं, सल्तनत के कितने काम तुम्हारी लापरवाही की नजर हुए पड़े हैं। माँ जी, वो एक जानदार औरत है, जिंदगी से लबरेज। वो जेवरात से लिपटी कोई कठपुतली नहीं है। वो चूड़ियों पाजेबों से श्रृंगार नहीं करती। वो हथियार चलाना जानती है। उसे कहीं जाने के लिए मुहाफिजों की फौज की जरूरत नहीं है। क्या एक कातिला एक अजीम शान रियासत और इस किले की शान और शौकत के काबिल है? लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। हाँ, बिल्कुल वो है लायक, क्योंकि यहाँ वो कोई खादमा बनकर नहीं, मेरी बीवी बनकर आएगी, और यही उसकी पहचान होगी, एक बेगम, एक मालकिन बनकर। यानी तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगे, अपनी माँ का हुक्म भी नहीं मानोगे? ठीक है, अगर यही तुम्हारी जिद है, मैं भी तुम्हारी माँ हूं। मैं उस किले में कदम रखने नहीं दूंगी। तुम अपनी रियासत के हाकिम हो, महल के अंदर मेरी हुकूमत है। 6वां मंजर, जेल का मंजर। ओए दस दे किते यू गामन, अपनी जान भी बचाओ ते साडी भी। और तुम लोगों को तो वैसे भी कुछ हो जाना चाहिए। नवाब साहब मक्तलीन के उर्सा को खून बहा देंगे और गामन से निकाह भी करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों ने कीमत बढ़ाने के लिए उसको छुपा दिया हो? ना सही, भला हमने उसका क्या करना है? घर रह के किसी और को कत्ल कर देती। कत्ल उसने किए, सजा हमें मिल रही है। सजा तो तुमको तब मिलेगी अगर तुमने गामन को पेश ना किया। 3 दिन देता हूं, और गुलाम रसूल ले जा, इनको और तैयारी कर, हम खुद निकलेंगे गामन की तलाश में। गश्त पर एक कुएं के पास एक निढाल औरत मिलती है। उसे जेल लाया जाता है ताकि नवाब के सामने पेश करने के लिए तैयार किया जाए। और जब उसे होश आया तो वो बोली, तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी कि मैं बेहोश थी, वरना तुम्हारा भी वही हाल होता जो पहले मकतूलों के साथ किया था। थोड़े दिन और लगते, और अगर मैं भूख प्यास से बेहोश ना हो जाती तो सरहद की दूसरी तरफ जा चुकी होती। जो पतियड़ी, अगर नवाब साहब का हुक्म ना होता तो मैं तुझे ऐसी सरहद पार पहुंचाता कि कभी वापस ना आती। गामन नवाब साहब के सामने पेश होती है। बजाय इसके कि वो रियासत के सरबराह के आगे सर झुकाती, नवाब साहब उसके कदमों में गिर पड़े, जैसे उन्हें उनका रब मिल गया हो। नवाब साहब के दिल की रियासत पर गामन हुक्मरान हुई और हजरत बेगम कहलाई। नवाब साहब की वालदा ने उन्हें किले में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी, तो नवाब साहब ने हजरत बेगम को सादिक पैलेस में बसा लिया। अब वो रियासती उमूर पर भी ध्यान देते, राया पर भी मेहरबान रहते,
मगर जैसे ही वो उमूर सल्तनत से फारिग होते, गामन न सिर्फ उन्हें मोहब्बत देती, बल्कि उन्हें लिए रेतीले मैदानों, जंगलों में फिरती, जहां वो आजाद पंछी की तरह उड़ते फिरते। और फिर जब कभी चोलिस्तान में बारिश होती तो गामन उन्हें आमादा कर लेती कि वो बारिश में भीगे और मींह के कतरे अपने जिस्म पर महसूस करें। मगर नवाब और गामन की मोहब्बत हासिदों को एक आंख न भाती थी। उन्होंने साजिश करके गामन के खाने में जहर मिला दिया। 7वां मंजर, गामन बिस्तर पर बेहोश हैं, नवाब साहब उनका हाथ पकड़े बैठे हैं। तबीब गामन को एक महलूल पिलाते हैं जिसे पीकर उन्हें कै आ जाती है। नवाब साहब तबीब की तरफ सवालिया नजरों से देखते हैं। क्या हुआ है, बोलते क्यों नहीं? सरकार, हद अदब जवाब की राह में हायल है। आज कोई हद अदब नहीं, जान की अमान देते हैं, जल्दी बताओ क्या बात है। साईं, ये सहरा के सांपों का जहर नहीं लगता, ये कई जहरीले मादों का मरकब मालूम होता है, वरना ये तरियाक हजरत बेगम को जरूर तंदुरुस्त कर देता। तबीब अभी मजीद कोई महलूल तैयार कर ही रहे थे कि गामन ने चंद हिचकियां ली और उनका हाथ नवाब के हाथ से छूट गया। गामन चली गई। नवाब साहब एक बार फिर गम के अंधेरे में डूब गए। शाम तक महल का सहन सारे गांव के लोगों और रियासत के ओहदेदारों से भर चुका था। नवाब साहब अपनी गामन को रुखसत करने की तैयारी में लगे थे। पस मंजर से आवाज आती है, दर्द अंदर दी पीड़, दर्द अंदर दी पीड़, डाढ़ा सख्त सताया, हिजर फिराक दे तीर, दिल नू मार मुझाया, मिठड़ी गंदड़ी मंदड़ी, जामन लादी बरहों दी बंदड़ी। 8वां मंजर, नवाब साहब की ख्वाबगाह में वालदा दाखिल होती हैं। आज फिर खाना नहीं खाया नवाब, ऐसे कैसे चलेगा? मैं क्या करूं, भूख प्यास कुछ नहीं लगती, दिल उचाट हो गया है हर चीज से। याद रखो, तुम मरहुमा के शौहर तो थे, मगर रियासत के हुक्मरान भी तो हो। सब काम अधूरे पड़े हैं, रियाया परेशान है, हुकाम मुंतजिर हैं, तुम्हें खुद को संभालना होगा। खुदारा मुझे अकेला छोड़ दे। बाहर नवाब का वजीर खड़ा था। वालदा परेशानी से उसे देखती हैं। बीबी सरकार, 3 हफ्ते हो गए हजरत बेगम को गए। कई बैरूनी रियासतों के सरबराह नवाब साहब से ताजियत करने आए थे, मगर अब हालात संगीन हैं। ये दस्तावेजात निहायत अहम हैं। ये मुआहदा वक्त पर तय ना हुआ तो रियासत की माशियत को खतरा लाहक हो सकता है। क्या करूं मैं क्या करूं कि ये जिंदगी की तरफ लौट आए? इसे इस हाल में देखकर दिल खून के आंसू रोता है। बीबी साईं, आप ख्वाजा साहब से बात करें, मुमकिन है वो कोई हल निकालें। हाँ, ठीक कहते हो, ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? 9वां मंजर, ख्वाजा गुलाम फरीद अपनी चिल्लागाह में और आदो वज़ाइफ में मसरूफ हैं कि वालदा नवाब ख्वाजा साहब के सामने हाजिर होती हैं। बीबी साहिब, खैर तो है? क्या नवाब सुबह सादिक अब तक शाम के धुंधलक्के में डूबा हुआ है? ख्वाजा साहब, वो आपको अपना मुर्शिद ही नहीं कहता, आपको अपना पेशवा मानता है। खुदा रा उसे समझाएं, वो आपका हुक्म नहीं टालेगा। सल्तनत बेआसरा पड़ी है। आपको तो मालूम है मैंने उसकी परवरिश के लिए कैसे कैसे अजाब झेले हैं। घबराए नहीं, इसकी दिल की दुनिया उजड़ी है, वो भी किसी अपने के हाथों। गामन के जाने का दुख तो इसे है ही, उसे ये गम भी है कि गामन को जहर देने वाला कोई नहीं, मगर उसके गैर हैं। उससे बात करूंगा, उसे बेहतरी की तरफ लाने की कोशिश करूंगा। ख्वाजा साहब, अल्लाह से दुआ कीजिए, इस वक्त आपके सामने कोई नवाबजादी नहीं, एक माँ फरियाद लेके आई है।
اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، آپ بے فکر ہو کر جائیں۔ والدہ کے جاتے ہی خواجہ صاحب نواب صاحب کو بلوا لیتے ہیں۔ اب اس جگہ جہاں کچھ دیر پہلے والدہ بیٹھی تھی، نواب صاحب بیٹھے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ وہ خواجہ صاحب کے قدموں میں ان کے گھٹنوں سے لگے بیٹھے ہیں اور سسکیاں لے رہے ہیں۔ کیا بات ہے، تجھے اپنی ماں کی پریشانی نہیں دکھائی دیتی؟ کیا تو بھول گیا وہ وقت جو اس نے تیری پیدائش سے پہلے اور بعد میں تیری پرورش میں گزارا تھا؟ کیا چاہتا ہے تو؟ یہ عظیم ریاست جو تیرے اجداد کی میراث ہے تیری لاپرواہی کی نظر ہو جائے؟ خواجہ صاحب، میں خود پر اختیار کھو چکا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم میں کہاں ہوں۔ میں کسی کو دکھ نہیں دینا چاہتا، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے کہیں سکون نہیں ملتا سوائے اس بستر کے سرہانے پر جہاں سے وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں وہاں بیٹھ کر اس کو محسوس کرتا ہوں۔ اس کی خوشبو سے وہ کمرہ آج بھی آباد ہے۔ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ کیا تو اللہ کے اس قانون سے انحراف کرنا چاہتا ہے جس میں اس نے ہر شے کی فانی ہونے اور ہر ذی روح کو کی جان اس کے قبضے میں ہونے کا اعلان صدیوں پہلے کر دیا ہے؟ تو کیا چاہتا ہے تیرے غم میں ساری سلطنت ڈوب جائے؟ خواجہ صاحب، میں آپ کے حکم سے روح گردانے کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ میں آپ کی عظمت کا متعارف ہوں، اور ایک مرید اپنے مرشد سے ایک معجزے کی التجا کرتا ہے۔ میں سب کی شکایات دور کر دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں پھر کوئی عرضی لیے آپ کے دربار میں حاضر نہیں ہوں گا۔ بس ایک بار مجھے میری گامن سے ملوا دیں، خدا را، بس ایک بار۔ نواب صبح صادق محمد خان، مت بھولو کہ تم کیا ہو۔ تمہیں رتی برابر بھی اندازہ ہے تمہیں کیا کہہ رہے ہو؟ یوں روح پرواز کر جانے کے بعد کوئی صرف محبوب کی تشنگی دور کرنے کے لیے واپس آیا ہے؟ کیا چاہتے ہو ہم اللہ نبی موسیٰ کا معجزہ لے آئیں صرف اس لیے کہ تم اپنی محبوبہ کا دیدار چاہتے ہو؟ خدا را، میری حالت پر رحم کیجیے۔ یہ غم مجھے دیمک کی طرح چاٹ جائے گا۔ آپ کیسے مرشد ہیں کہ مرید کی تڑپ آپ کو دکھائی نہیں دیتی، اس کی تشنگی کو آپ سیراب نہیں کر سکتے؟ یہ جملہ نواب کی زبان سے ادا ہونے کی دیر تھی کہ انہیں احساس ہوا یہ کیا کہہ گئے۔ مرشد کی شان اقدس میں اتنی بڑی گستاخی! مرشد کی معرفت پر حرف اٹھا دیا۔ قدموں میں گر کر معافیاں مانگنے لگے، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ کیا ہم نے تجھے بیعت پر مجبور کیا تھا؟ کیا ہم نے تجھے بیعت پر مجبور کیا تھا؟ تو ہم سے ثبوت چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب تجھے ثبوت ضرور ملے گا۔ جا، چلا جا، رات تیری گامن تجھے عطا کر دی جائے گی، لیکن یاد رکھنا اگر ایک ماں کے کلیجے کو ٹھنڈک دینے کے لیے ایک شرط ہے تو ایک شرط میری بھی ہے۔ تو گامن کو دیکھ تو سکتا ہے مگر اسے چھو نہیں سکتا۔ اگر اس وعدے کے برخلاف کیا تو دیکھنا یہ سلسلہ پیری اور مریدی بھی ختم ہو جائے گا۔ خواجہ صاحب نواب صاحب کو وہیں سجدے میں گرا چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ آخری منظر، نواب صاحب اپنی خوابگاہ میں اسی بستر پر سوئے ہیں جہاں گامن نے دم توڑا تھا۔ کچھ ٹھنڈک کے احساس سے آنکھ کھلتی ہے اور کہیں قریب سے چوڑیوں کی آواز آتی ہے۔ نواب صاحب حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات لیے ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہیں۔ چوڑیوں کی آواز قریب آتی گئی۔ پس منظر سے ایک آواز آتی ہے، ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਬਾਵਾਂ, ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਅੱਖ ਨਾ ਖੋਲਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਫੇਰ ਵਿਛੜ ਨਾ ਜਾਵਾਂ۔ اتنے میں ایک طرف سے ایک ہیولا سا نمودار ہوتا ہے۔ نواب صاحب بھاگ کر بستر سے اترتے ہیں مگر خواجہ صاحب کے الفاظ کی باز گشت سنائی دیتی ہے۔ تو گامن کو دیکھ تو سکتا ہے، اسے چھو نہیں سکتا۔ اور پھر گامن کی واضح آواز آتی ہے، میرا سانول، میرا مٹھڑا، یہ کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے؟ تم تو فصاحت و وجاہت کا پیکر تھے،
کیا ہوا وہ جاہو جلال، کیا ہوا وہ شیر کی نظر، یوں میرے غم میں دنیا سے منہ موڑ کر کیوں مجھے رسوا کرتے ہو؟ لوگ تمہاری اور اس لازوال ریاست کی بربادی کے ذمہ دار مجھے قرار دیں گے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، میں بھلا تمہیں کیوں کر رسوا کر سکتا ہوں؟ تم تو میری متاع حیات ہو، تمہارے عشق نے تو مجھے زندگی کے ایک نئے رمز سے آشنا کروایا ہے، میں اپنی بربادی تمہارے سر کیسے دھر سکتا ہوں؟ تم بھلا ان شکوے شکایات میں کیوں پڑ گئی؟ یہ شب جو آج ایک ہیلے سے ہمیں نصیب ہوئی ہے، یہ دل لبھانے کا وقت ہے۔ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو۔ تمہاری آنکھیں آج بھی اتنی ہی چمکدار ہیں جتنی اس جیل کے دورے کے وقت تھی۔ میری آنکھوں کی سب چمک تم سے ہے، تم میرے غم میں اپنی دنیا اندھیری کیے جا رہے ہو، تو میری آنکھوں کی چمک بھی معدوم ہو جائے گی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں نے خواجہ صاحب سے وعدہ کیا ہے کہ میں زندگی کی طرف لوٹ جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر پھر گامن کو پہلو میں لانے اٹھتے ہیں، مگر خواجہ صاحب کے الفاظ پھر کانوں میں گونجتے ہیں۔ اگر اس وعدے سے انحراف کیا تو یہ سلسلہ پیری و مریدی یہیں ختم ہو جائے گا۔ روشنی پھیلنے لگتی ہے، وصل کی یہ رات بھی ڈھل گئی۔ نواب صاحب کو یہ احساس ہوا کہ یہ رات بھی گزر گئی اور پھر گامن کا دیدار کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ وہ ایک جذب کسی کیفیت میں اٹھے اور گامن کو گلے لگا لیا۔ اچانک سب آوازیں بند، گامن کی چوڑیوں کی آواز، پس منظر سے آتی کافی کی آواز، بند، اندھیرا، خاموشی، اور پھر روشنی ہوتی ہے۔ سورج کی کرنیں نواب صاحب کے چہرے پر پڑتی ہیں تو وہ اٹھ بیٹھتے ہیں۔ وصل کی رات کی یاد سے چہرے پر طمانینت ہے۔ مسکرا کر پہلو میں گامن کی طرف دیکھتے ہیں، مگر گامن تو وہاں نہیں ہے۔ گامن، گامن، کہاں ہو تم؟ میری جان خدارا میرے پاس آ جاؤ۔ گامن کو پکارتے ہوئے خواجہ صاحب کی آواز آتی ہے اور نواب صاحب کو سب یاد آتا ہے۔ تو گامن کو دیکھ تو سکتا ہے، اسے چھو نہیں سکتا، اور اگر ایسا کیا تو یہ سلسلہ پیری و مریدی یہیں ختم ہو جائے گا۔ نواب صاحب پریشانی میں بال نوچنے لگتے ہیں اور یاد آتا ہے کہ یہ اندھیرا وعدہ خلافی کا اندھیرا ہے۔ چکرا کر گر پڑتے ہیں۔ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دی